सुविशालं निजं देशं विशालां निज संस्कृतिं विशालं निज साहित्यं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पादः संबाहुभ्यां धामति सम्पदत्रे द्यावा भूमि जनयन् देवदेगा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली के मानविकी विद्यापीठ की ओर से आयोजित इस सारस्वत समारोह में आज हम लोग अपने गणमान्य अतिथियों के साथ उपस्थित हैं। मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इसी क्रम में कार्यक्रम को भारतीय संस्कृति के अनुसार प्रारंभ करने हेतु माननीय कुलपति जी और हम सभी अतिथिगण से करबद्ध आग्रह करते हैं कि दीपक प्रज्वलन कर कार्यक्रम शुभारंभ करने की कृपा करें। माननीय कुलपति जी, अतिथिगण, समकुलपतिगण एवं माननीय विद्यापीठ की लेखिका प्रोफेसर गौतम पांडे। ओम इदं हविः प्रजननं सुदशवीरं सर्वगणं स्वस्ति प्रजां बहुलां श्रोत्रार्वाणश्च प्राणश्च इसी क्रम में मैं अब विश्वविद्यालय के कुल गीत प्रस्तुत किए जाने हेतु आग्रह करता हूँ। यह जन जन का विश्वविद्यालय, यह जन जन का विश्वविद्यालय, सरल सुगम शिक्षा का आलय। जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। ज्योत जलाए ज्ञान की, स्वाध्याय की, अनुसंधान की राह दिखाए वंचितों को शिक्षा के अधिकार की। ना उम्र का कोई बंधन, ना बंदिश परिधि की। घर घर है बना शिक्षा का देवा।
जन का मान सम्मान पहचान है। राष्ट्र का आह्वान है, वरदान है, अभिमान है। राष्ट्र का आह्वान वरदान अभिमान है। सर्वसुलभ सर्वोत्तम शिक्षा का है वादा, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का महालय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। देश विदेश पटल पर भूषित, नवाचार से सज्जित, गुणवत्ता से परिपूरित। ज्ञान वाणी ज्ञान दर्शन, ज्ञान कोश से संचित, ज्ञान कोश से संचित। सर्वगुण संपन्न शिक्षा का हिमालय, शिक्षा का हिमालय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। कार्यक्रम की इसी कड़ी में अब भारतीय संस्कृति के अनुसार अतिथिंश्च लभेमहि, हम अतिथियों को प्राप्त करते हैं। हमारा सौभाग्य होता है कि हमारे अतिथि आए, इसलिए हमारा परम धर्म होता है कि हम अपनी भावनाओं से उनका स्वागत करें। तो कार्यक्रम की इस कड़ी में मानविकी विद्यापीठ की निदेशिका प्रोफेसर कौशल पवार जी से अनुरोध करता हूँ कि वे अतिथियों का परिचय और स्वागत वक्तव्य देने का कष्ट करें। कौशल। आधुनिक भारतीय भाषा केंद्र मानविकी विद्यापीठ इग्नू द्वारा आयोजित संगोष्ठी में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इग्नू विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति आदरणीय प्रोफेसर नागेश्वर राव सर, आज की संगोष्ठी के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री विजय शंकर तिवारी जी, मुख्य वक्ता श्री परवीन शर्मा जी, विषय विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति त्यागी जी, इग्नू विश्वविद्यालय के सभी संकुलपति आदरणीय प्रोफेसर सत्याकांत सर, प्रोफेसर महापात्रा सर, प्रोफेसर सुमित्रा पुत्रेती मैम, उमा काजीलाल जी मैम, डॉक्टर बंडू मीणा सर, सभी निदेशक स्कूलों के, इग्नू परिवार के सभी सदस्य। आज की संगोष्ठी में मैं आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे बीच में जो विषय रखा गया है भारतीय ज्ञान का धरोहर, उस पर हमारे साथ मुख्य अतिथि श्री विजय शंकर तिवारी जी, आप जाने माने प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद की। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन एक छोटा सा परिचय मैं आपको जरूर देना चाहूंगी। आप स्पोक्स पर्सन है विश्व हिंदू परिषद के, महामंत्री हैं भारतीय धरोहर के, आप प्राचीन भारत का समृद्ध ज्ञान विज्ञान के डायरेक्टर हैं और बहुत सारे संगोष्ठियों में, बहुत सारे टीवी के कार्यक्रम में आप सभी ने आदरणीय श्री विजय शंकर तिवारी जी को आप सबने देखा है। मैं बहुत ही आदर व सम्मान के साथ सर आपका मानविकी विद्यापीठ की ओर से सभी की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में है श्री परवीन शर्मा जी। आप भारतीय धरोहर के संगठन मंत्री हैं, संपादक रहे हैं भारतीय धरोहर मैगजीन के, आहार विहार कैंसर और आयुर्वेद की विषय को लेकर लिखी गई पुस्तकों के आप संपादक हैं। मैं सर मानविकी विद्यापीठ के भारतीय भाषा केंद्र की तरफ से और इग्नू परिवार के सभी निदेशक, सभी साथियों की तरफ से आपका बहुत बहुत आदर व सम्मान के साथ अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में डॉक्टर स्वाति त्यागी जी हैं। आप एक्सीलेंट आयुर्वेदिक फिजिशियन हैं। आपका बहुत बड़ा मल्टीपल डिसीजेस को लेकर एक वास्ट एक्सपीरियंस रहा है, हाईली फ्लेक्सिबल है, पोलाइट कंडक्टेड है, सिंपैथेटिक है, बहुत ही केयरिंग है। और आप श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी में आयुर्वेदिक मेडिकल कंसल्टेंट रह चुकी हैं।
आप भारतीय धरोहर प्राकृतिक प्रशिक्षण केंद्र में जो नोएडा में है वहां पर आयुर्वेदिक मेडिकल कंसल्टेंट रहे। आप श्री दयानंद आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर हस्तक गांव में फाउंडर और डायरेक्टर पंचकर्मा सेंटर के हैं। आपका बहुत ही बड़ा अनुभव आयुर्वेद के क्षेत्र में है। आप गायनिक आयुर्वेदिक गायनिक का आपका स्पेशलाइजेशन है। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ डॉक्टर स्वाति त्यागी जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा विषय है भारतीय ज्ञान व धरोहर। हमारी संस्कृति में दो प्रकार के ज्ञान की चर्चा हम करते हैं। एक हमारा शास्त्रीय ज्ञान है जिस पर हम विश्लेषण करते हैं, आलोचना करते हैं, समालोचना करते हैं, रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं, बार बार रिसर्च किए जाते हैं शास्त्रीय ज्ञान में। एक दूसरे प्रकार का भी ज्ञान है, वह है लोक ज्ञान। लोक ज्ञान एक तरह से आलोचना के क्षेत्र का ही विषय ज्यादा प्रिय रहता है। हम अपने लौकिक ज्ञान को, लोक के ज्ञान को एक तरह से शोध की विधि से उस तरीके से नहीं देखते जिस तरह से शास्त्रीय ज्ञान को देखा जाता है। मैं इग्नू विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति जो आज की संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हैं, सर आपकी अनुमति में एक छोटा सा आपकी अनुमति लेकर एक छोटी सी घटना का जिक्र करना चाहूंगी जो हमारा जो आज का विषय है भारतीय ज्ञान। भारतीय ज्ञान आखिर किस ज्ञान की हम चर्चा करते हैं? वह लोक ज्ञान जो अभी तक शास्त्रीय पीढ़ी में नहीं आया है। मैं एक छोटी सी घटना का जिक्र करना चाहूंगी और डॉक्टर स्वाति त्यागी जी इन्हीं विषयों पर बहुत सारे विषय इसी से मिलते जुलते रहेंगे हमारे बीच में, अपने निजी विशेषज्ञता के रूप में बातचीत करेंगे और मेरी बात का शायद थोड़ा सा समर्थन भी करेंगे। एक छोटी सी घटना के माध्यम से मैं कहूंगी, मैं जिस गांव देहात से आती हूँ, हमारे यहाँ जब बारिश होती है तो सूखी लकड़ियां नीचे गिर जाती है और जो मेन रोड होता है दोनों रोड पे पानी बहता है। तो मैं जब बहुत छोटी थी, इतनी छोटी नहीं थी, सब ठीक थी, हमारे यहाँ ऐसे ही हम लोग लकड़ियां बिनने के लिए जाते थे। उस वक्त हमारे पास गैस सिलेंडर वगैरह की सुविधा नहीं होती, तो चूल्हे पर रोटी बनाते। तो हम लोग जब लकड़ियां बिनने के लिए गए हुए थे तो बारिश के पानी में पानी खड़ा हुआ था और लकड़ी का डाला टूट के पानी के ऊपर गिरा हुआ था। तो बड़े भी थे और छोटे भी थे, दोनों तरह का मतलब एक तरह से जो कम्युनिकेशन होता है एज का वो था। तो हम जो सहेलियां थी, हम लोगों ने शर्त लगाई कि कौन इस पेड़ पे चढ़ के पानी में छलांग लगाएगा। तो हम लोगों ने, क्योंकि उस वक्त मेरा स्वभाव शुरू से थोड़ा जिद्दी किस्म का भी रहा है, मैंने उस चैलेंज को स्वीकार किया। उस चैलेंज को स्वीकार किया और मैंने उस लकड़ी के ऊपर चढ़ा और चढ़ के पानी में छलांग लगाई। तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर मुझे थोड़ा मस्ती से सूझी, मैं डाले पे बैठी और नीचे पानी में पैर हिला दी। तो एकदम बहुत जोर के कुछ लगा, जैसे किसी ने कुछ काटा है। तो तब तक भी ये लगा कि शायद कहीं जो लकड़ी की वो होती है, जो भी होगी, मैं पेन जैसे शुरू में बाहर आई और बाहर आते आते सभी हमारी जो आसपास की जो सहेलियां थी उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने बताया पता नहीं क्या काटा है। तो थोड़ी सी देर के बाद मेरा पैर धीरे धीरे सूजन आने शुरू हुई। मैं बोलती भी बहुत ज्यादा हूँ, माफी चाहूंगी, तब भी मैं बोल रही। तो मेरी सहेली ने कहा कि इसकी पट्टी पैर पे बांधने के लिए मुंह पे बांधो, जिससे चुप रहे और देखें क्या होता है। तो उन्होंने मेरी पट्टी मुंह पे बांधी और पैर की तरफ देखने की कोशिश करी। तो तब तक लेकिन मुझे बेहोशी की छानी शुरू हुई और काफी हद तक सोच आ चुकी। तो किसी तरीके से उन्होंने मैनेज किया। उसके बाद की घटना का मुझे नहीं पता। बाद में जो मैं बताना चाहती हूँ आपको मॉडल ऑफ द स्टोरी, कि हमारे यहाँ गांव में जब मुझे ले जाया गया तो बहुत सारे हमारे आसपास के लोग जब इकट्ठा हुए तो एक ने लस्सी डाली मेरे पैर पे और लस्सी डालने के बाद उन्होंने ये अपने अनुभव से ये अंदाजा लगाया कि इसको सूप में काट। तो जाहिर सी बात है तब भी मेरे मुंह पे पट्टी बन गई थी, क्योंकि ये गांव में भी प्रसिद्ध था कि मैं बोलते बहुत ये चुप रहे तो इसको थोड़ा शांति मिले, लेकिन तब तक मैं बेहोश भी हो चुकी तो डर के। तो किसी ने बताया कि सांप ने काटा। मैं यह बताना ये चाहती हूँ कि हमारा वो ज्ञान जिससे हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि इसके ऐसे डालने से किस कीड़े ने काटा है। तो जो लस्सी थी अगर वो फट जाए तो इसने काटा है और अगर ना फटे तो वो किसी और का सामान है, कोई जहर है। तो जहर को देखने का, सांप के काटे हुए जहर को देखने का लस्सी से अंदाजा लगा लेना, ये हमारा लोक ज्ञान। मैं बेसिकली ये बताना चाहती हूँ। तो इसमें आगे की बहुत लंबी कहानी है, छोड़ दीजिए। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि वो जो लोक ज्ञान है उसका इलाज भी क्या है।
वही लोग उसी तरीके से इलाज भी करते। तो फिर मैंने चीरा दिया, काटा, और जो उस इलाज किया गया, ट्रीटमेंट किया गया, ये मैं अपना अनुभवजनक ज्ञान आपके सामने सर के अनुमति से बता रही हूँ, सिर्फ 1 मिनट और। तो उन्होंने घी, जो देसी घी होता है, देसी घी और प्याज मुझे केवल 3 दिन खाने के लिए दिया गया। बाहर जाने नहीं दिया गया, अंदर ही रही, कंबल ओढ़ के रखा गया। तो उस 3 दिन के अंदर अंदर वो सारा जहर अपने आप उतरा और फिर मैं एकदम आपके सामने फिट। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि हमारा जो ये जो ज्ञान है, जो कहीं लिखा हुआ नहीं, मेडिकल साइंस में नहीं है, किताबों में भी नहीं आता, लेकिन हमारे जो अपने जो गांव देहात के लोग हैं, खासकर उस समझ के लोग हैं, उनका ज्ञान किताबों की बाउंड्री के बाहर है। तो मैंने जहां से अपनी बात चर्चा की थी कि हमारा एक शास्त्रीय ज्ञान है जिसको हम किताबों के माध्यम से पढ़ते हैं, एक लोक ज्ञान भी है जो किताबों की परिधि के बाहर की चीजें रहती हैं, उनको कैसे समेटा जाए, ये हमारी धरोहर के रूप में हम देखते हैं। आज के इन्हीं विषयों पर बातचीत करने के लिए मैं हमारे तीनों वक्ताओं का, खासकर हमारे जो मुख्य अतिथि हैं श्री विजय सिंह तिवारी भाई साहब का बहुत ही आदर और सम्मान के साथ हमारा जो इतना महत्वपूर्ण विषय जिस को लेकर हम ये भी मानते हैं कि हम अपनी जड़ों की ओर लौटने की जब बात करते हैं, तो उस भारतीय ज्ञान और उस धरोहर को, जो हमारी अपनी धाती है, कहीं ना कहीं जो पीछे छूट गई है, जो हमारे रिसर्च का एरिया भी नहीं बनती है, उनके ऊपर बहुत ही विस्तार के साथ हमारे बीच में चर्चा करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मानव की विद्यापीठ के आधुनिक भाषा केंद्र की ओर से और इग्नू परिवार के हर एक सदस्य की ओर से मैं तीनों वक्ताओं का बहुत ही आदर सम्मान अपना अभिव्यक्त करती हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप इस विषय पर हमारे सभी कोलीग्स को जो यहाँ हॉल में बैठे हुए हैं, भारतीय ज्ञान की उस परंपरा को हमारे बीच में चर्चा का विषय बनाएंगे। हम उसके ऊपर और ज्यादा विस्तार से बातचीत भी करेंगे। आगे यह व्याख्यान चर्चा का केंद्र रहेगा, इसी आशा के साथ मैं एक बार फिर से सभी का, सभागार में उपस्थित सभी का, हर एक व्यक्ति का अभिनंदन, स्वागत, आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हमारी परंपरा में केवल मनसा और वाचा ही स्वागत का विधान नहीं है। हम केवल भावनाओं से ही स्वागत नहीं करते, बल्कि भूल मालाओं और वस्तुओं से भी स्वागत करते हैं। इस क्रम में हम अपने अतिथिगण के स्वागत के लिए माननीय कुलपति से अनुरोध करते हैं कि वे उत्तरीय इत्यादि प्रदान कर अतिथियों का स्वागत करने की कृपा करें। माननीय कुलपति। सामग्री आगे बढ़ाती है। स्वागत का यह क्रम संपन्न हुआ। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसी कड़ी में मैं मानविकी विद्यापीठ की निर्देशिका से आग्रह करता हूँ कि वे माननीय कुलपति का स्वागत करने का कष्ट करें। अब
इस कड़ी में सर्वप्रथम हम अपने अतिथि वक्ता के रूप में माननीय श्री विजय शंकर तिवारी जी से आग्रह करते हैं कि आप अपने वक्तव्य से हमें अभिभूत करने का कोशिश करें। माननीय तिवारी। माननीय कुलपति आचार्य नागेश्वर राव जी, मेरे मित्र सहयोगी श्रीमान प्रवीण कुमार जी, बहन स्वाति त्यागी जी, प्रोफेसर कौशल जी और सभागार में उपस्थित सभी आचार्य बंधु, जैसा कि मेरा परिचय भारतीय धरोहर को लेकर भी दिया गया और विश्व हिंदू परिषद को भी लेकर दिया गया। हो सकता है कुछ लोगों ने मुझे टीवी में देखा होगा, लेकिन उन सारे टीवी में जो विषय हम चर्चा करते हैं उन विषयों की चर्चा हम यहाँ पर नहीं करने वाले। आज जो विशेष विषय है ज्ञान और धरोहर, इसी विषय को लेकर ये विमर्श आपके संस्थान में रखा गया है। और परिचय में ये भी आया कि मुख्य वक्ता श्रीमान प्रवीण जी हैं और विषय की विशेषज्ञ स्वाति बहन है। तो जो धरोहर का विषय है वो मेरे लिए एक विशेष विषय है, जिसको कुछ समय में आप लोगों के सामने निवेदन इसका करूंगा। भारतीय धरोहर जिस संस्थान के लिए हम लोग काम करते हैं, तो उसका एक विमर्श कैसे बना, कैसे विचार में आया, कैसे काम प्रारंभ हुआ। देश में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो जब भी कोई काम होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई घटना होती है और कोई ना कोई उसके पीछे एक पृष्ठभूमि होती है, तब कोई काम प्रारंभ होता है। तो इस काम को प्रारंभ करने के पीछे वे इसी प्रकार का एक संदर्भ मुझे ध्यान में आता है। मैं काफी समय हिमाचल में रहा, हिमाचल में मैंने काम किया, सामाजिक काम किया और विशेष रूप से इसी प्रकार के विषयों को लेकर के मैं वहां पर काम कर रहा था। एक पुस्तक लिखने की कोशिश कर रहा था जिसका नाम प्राचीन भारत का समृद्ध ज्ञान विज्ञान, ऐसा। तो उससे संबंधित जो लिखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जो जहाँ हैं, उनसे जाकर संपर्क करना, उनसे जाकर पूछना, क्योंकि मैं संस्कृत का निष्णात नहीं हूँ और अंग्रेजी भी मुझे बहुत ज्यादा नहीं आती है। हिंदी आती है, हिंदी अच्छी से पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ और संस्कृत भी समझ लेता हूँ। और मेरा मानना है कि अगर भारत के विषय में कुछ कहना है और भारत की भाषाएं आपको नहीं आती है, तो मैं ये कह सकता हूं कि आप भारत के साथ लिखने और पढ़ने में न्याय कर सकेंगे, उसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है। क्योंकि भारत के विषय में अगर कुछ लिखा है और प्रामाणिक मिलेगा, वो भारत की भाषाओं में ही होगा। वो भले ही तमिल हो, भले ही वो उड़िया हो, मलयालम हो, वो कन्नड़ हो सकती है, वो तेलुगु होता है, उड़िया हो सकती है, वो बंगाली हो सकती है, वो हिंदी हो सकती है। भारत की भाषाओं में ही भारत का ज्ञान मिलेगा। और भारत में इसका एक चित्र बड़ा बिल्कुल उल्टा है कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आपको विद्वान नहीं माना जाएगा। हो सकता है मन के अंदर मानते हो, लेकिन उस प्रकार का आदर मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है। बात बात में अगर आपके अंग्रेजी में कोई अगर कुछ भी त्रुटि हो गई तो आप ये मान लीजिए कि आपको तो गिरी नजरों से देखा जाएगा, इसको तो अंग्रेजी नहीं आती है। भले ही कोई अंग्रेज हिंदी बोलने में गलती कर दे तो उसको ये मानकर हम छूट दे देते हैं कि उसकी मातृभाषा नहीं है, इसलिए उससे गलती हो सकती है। लेकिन अगर हम अंग्रेजी में कोई गलती कर दे तो ये पक्का है कि हम विद्वान नहीं है, हमें कुछ नहीं आता है, हम गंवार हैं। इस प्रकार की एक मानस होता नहीं बनाया गया है। तो मेरा मानना है कि अगर भारत को समझना है तो भारत की भाषाओं को समझना बहुत जरूरी है। वो भाषा देश में कोई भी हो सकती है जो भारत में प्रचलित है, जिसमें लोग बड़े हुए हैं, जिए। ऐसा करके मैं
ऐसे लोगों से मिल रहा था और जाकर चर्चा कर रहा था, कुछ ज्ञान अर्जन कर रहा था। तो हिमाचल में एक स्थान है किन्नौर, आप लोगों ने सुना होगा। तो वहां भी मेरा जाना हुआ और मेरे मन में एक बड़ी उत्सुकता ये थी कि जब भी आप कहीं पर्यटन स्थल पे जाओ तो एक शब्द लिखा होता है इनक्रेडिबल इंडिया। आप होटल के अंदर जाओ तो इनक्रेडिबल अलौकिक भारत, यही होता है इनक्रेडिबल का, ऐसा लिखा होता है। तो ध्यान में आता था क्या यही भारत है क्या? एक ताजमहल, एक लाल किला, 2-4 खंडहर, वो भीतर गांव का एक मंदिर, ऐसे कुछ 20-25 चित्र आपको इनक्रेडिबल इंडिया में मिलते हैं। इससे ज्यादा भारत के पास कुछ नहीं है। यानी भारत को विश्व गुरु भी कहते हैं आप, भारत को सोने की चिड़िया भी कहते हैं आप, लेकिन दिखाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। तो दिखाने के लिए तो इतना है, वो कहीं ना कहीं तो आना चाहिए। तो ये एक उत्सुकता, बस इस पर हमने काम करना प्रारंभ किया। मुझे किन्नौर में इसी प्रकार का विषय था जिस पर मेरे 3 आयोजन थे भाषण देने के, भारतीय ज्ञान विज्ञान को लेकर के ही था। मैं साइंस का विद्यार्थी नहीं हूं और किसी आविष्कार के लिए विज्ञान का विद्यार्थी होना जरूरी नहीं है। जैसे एक मानक बना दिया गया है कि एक विज्ञान का विद्यार्थी आविष्कार कर सकता है, यानी आप सब लोग रिसर्चर, तुम कोई हिंदी में होगा, कोई और किसी विषय पर होगा, आविष्कार करने वाले लोग हैं, रिसर्च करने वाले लोग हैं। तो वो मेरा विषय यही था और मैं किन्नौर गया। तो 3 सुबह से शाम तक 3 स्थानों पर मेरे कार्यक्रम थे। एक जगह थी कल्पा, एक रिब्बा, एक रिकांगपिओ। तो मेरा सुबह एक रिब्बा गांव है, वहां गांव बड़े बड़े गांव थे, वहां कुछ लोगों के बीच में चर्चा हुई। शाम, अच्छा वहां इतने सज्जन लोग हैं, सरल लोग हैं कि वो उत्साह में मेरे साथ रहे, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं ध्यान दिया कि सुबह 8 बजे के आए हुए हैं, इन्होंने कुछ खाया है, पिया है, नहीं खाया है, उन्होंने मुझसे चर्चा तक नहीं की। शाम को जब मुझे बहुत भूख लगी, असहनीय हो गया, तो वहां रंजीत एक शिक्षक होते थे नीचे बिलासपुर जो हिमाचल में हिस्सा है, वहां के रहने वाले, और वो मेरे साथ साथ थे। तो उनका रंजीत जी, ये भूख बहुत लगी है। तो कार्यक्रम निपटाया और कार्यक्रम निपटाने के बाद एक घर में वो ले गए, उनको पहले बोल दिया होगा। तो जो ही गया तो दाल चावल उन्होंने बना के रखा और उन्होंने कहा ठीक भगवान खाना खाइए। बैठ गया, लेकिन भूख इतनी ज्यादा थी, मतलब इतना सहज सरल ये उदाहरण, ये किसी बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति का नहीं हो सकता, लेकिन हम जैसे सामान्य सुनने वाले और बोलने वालों के लिए तो बहुत महत्व रखता है। वो दाल चावल मेरे सामने था और मैं बहुत भूखा, तो मैंने चम्मच उठाया और दाल चावल मिलाया और मिला के मुंह में डाला। तो अभी क्या आपको पता है कि तुरंत आया हुआ खाना और चम्मच से जब मुंह में डालेंगे तो क्या होगा? वो इतना गर्म था, परिवार के लोग सामने थे, उबल देख सकता था, अंदर तक करता था, अंदर तक जलता था, तो मुंह में घुमाता रहा, मुंह में छाले हो गए। इतना अमूमन सबके साथ होता है। आप लोग कहेंगे यहाँ विज्ञान की बात करने आए हैं और ये घर में दाल चम्मच और चावल की बात कर रहे हैं। इतना मतलब जल गया कि रात में मैं सो भी नहीं पा रहा था। फिर दिन याद आ रहा था, दिन में क्या भाषण दिए, तो ज्ञान विज्ञान तो यही था। लेकिन देखो भारत जैसा देश जहां पर हमने कितने बड़े बड़े आविष्कार किए होंगे, ऐसे वाले ग्रंथ बताते हैं कि हमने आकाश में काम किया, अंतरिक्ष पर काम किया। आज भी अंतरिक्ष के वो काम याद आते हैं कि अगर कौन से दिन चंद्र ग्रहण है और कौन से दिन सूर्य ग्रहण है और सूर्य की गति क्या है, ये सब माप आपके पास है। वो नहीं कर पाए बात अलग की है, और वो सटीक है। आप उस समुद्र में पुल बांधने का काम कर सकते हैं, आप आयुध तैयार कर सकते हैं, अचूक आयुध तैयार कर सकते हैं जिनका वर्णन मिलता है। आप आयुर्वेद के क्षेत्र में सैकड़ों साल पहले शल्य क्रिया का आविष्कार कर सकते हैं, सुश्रुत ने किया है। जीवन प्रदायिनी औषधियों की खोज कर सकते हैं आप, और दुनिया को आप 0 दे सकते हैं, अंक दे सकते हैं। आपको ध्यान में, हम हमारे उम्र के, मैं 60s का हूँ, मेरे साथ में बहुत सारे लोग होंगे। उस समय एक पद्धति और पढ़ाई जाती थी, 5 लिखने के लिए 1 2 3 4 और 5वां क्रॉस करके 5। एक पद्धति ये भी होती थी लिखने की। आप कल्पना करो 100 लिखने के लिए कितने बनाने पड़ेंगे और 1,00,000 लिखने के लिए कितने बनाने पड़ेंगे, और अगर अडानी को बोल दिया जाए तो उनको कितने अकाउंटेंट रखने पड़ते लाइनें खींचने के लिए। अगर भारत ने ये अंक नहीं दिए होते तो, यानी शायद अगर भारत ने ये अंक नहीं दिए होते
तो दुनिया जहां आज विकास के पथ पर सरपट दौड़ रहा है, क्या दुनिया वहां पर खड़ी होती है क्या? उसका आधार तो भारत है। ऐसे विविध क्षेत्रों में मैं सोचता रहा कि भारत ने कितनी उन्नति की थी। विमान की चर्चा आती है, विमान में बहुत सारे कंट्राडिक्शन है। हमारे यहाँ कहते हैं कि ये गप है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन ये उदाहरण मिलता है तो हम एक बार मान कर चलते हैं कि विमानों की भी कहीं ना कहीं उस पर काम हुआ, औषधि क्षेत्र में काम हुआ, कृषि के क्षेत्र में वापस भारत वहीं आ रहा है। कौन सा? वही जौ पर वही पौधों। अब आवश्यकता समझ में आने लगी लोगों को। यही तो हमारे यहाँ होता था, गेहूं नहीं होता था, गेहूं तो बाद में आया। अब दुनिया को उसी पौधों उसी जौ की आवश्यकता समझ में आई, उसी पर आपका बजट बनना शुरू हो गया। दुनिया को इसी जरूरत पड़ेगी। यानी कृषि के क्षेत्र में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, भवन के क्षेत्र में, आप दक्षिण भारत चले जाइए, हजारों हजार साल पुराने वो जो विशाल प्राचीन विशाल मंदिर बने हुए हैं, उनके पास कोई विज्ञान तो होगा ना, वास्तुशास्त्र तो होगा। इतना बड़ा काम भारत ने किया, ये मैं रात में सोच रहा हूँ, क्योंकि मुंह में जला हुआ सो नहीं पा रहा। तो भारत ने ये चम्मच क्यों नहीं बनाया होगा, ये बात समझ में आ रही थी कि भारत में हाथ से खाना खाने वाला आदमी जिंदगी में कभी भी नहीं जला होगा, और चम्मच से खाना खाने वाला आदमी जब भी असावधान होगा तो जलेगा। तो अत्याधुनिक पद्धति कौन सी हुई कि असावधानी में भी आप न जले? मतलब इससे आपको सहमत हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। मैं कहता हूं विज्ञान की सोचने की एक दिशा तो हो सकती है कि हमने चम्मच क्यों नहीं बनाया, हो सकता है दिमाग में ही ना आया। लेकिन मैं कहता हूं कि चम्मच इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उनको पता है कि चम्मच से खाने वाला आदमी जिंदगी में जब भी असावधान होगा जलेगा। तो मैं तीनों कार्यक्रम करने के लिए, ये केवल आपको सुनाने के लिए कहानी नहीं बनाई मैंने, ये मैंने वो घटना सुना रहा हूँ जो मेरे साथ घटी। मैं किन्नौर से दूसरे दिन एक रामपुर बुशहर, ध्यान में होगा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री हिमाचल के रहे हैं, उनका जहां पर निवास था, उनके पास में ही मेरा आवास बना था जहां पर मैं रहने गया। तो मैं वहां काफी समय से था, पड़ोसी थे रमेश, उनकी एक किराने की दुकान थी, तो वो परिचित हो गए थे। तो जब मैं वहां गया तो मैं उनसे तो कहकर गया था कि 2-3 दिन बाद आऊंगा, और मैं दूसरे दिन पहुंच गया तो दौड़ गया, तब आप जल्दी कैसे? मैंने कुछ नहीं, वैसे कोई घटना है, नहीं बताओ ना। मैंने कहा बताऊंगा। तो बोले भाई साहब आपने खाना खाया? तुमने कहा नहीं खाना तो खाना है। तो बोले आओ ना खाना खाते हैं। उनकी बहन ने उन दोनों भाइयों के लिए बना, उनके पिता नहीं थे और माँ नहीं थी, बहन थी, तो बहन ने खाना बनाया और वो डाइनिंग टेबल पे बैठ करके और खाना परोस दिया। 2 लोगों को खाना, 3 लोगों को। मैंने कहा मेरा खाना ठंडा रखना, गर्म नहीं खा पाऊंगा। तो बोले सब क्या हो गया, आप किन्नौर से वापस आ गए? तो मैंने कहा खाना खाऊं या इसको बताऊं? नहीं, इसको पहले बता देता हूँ, नहीं तो ये खाने भी नहीं देगा। तो इसको मैंने बताया कि किन्नौर गया, किन्नौर में ये विषय था और ऐसे ऐसे कार्यक्रम हुए, ऐसे ऐसे मैंने खाना खाया और ऐसे ऐसे जला, ऐसे ऐसे रात में सोचा, और मैंने वो सारी चीजें उसको बता दी। लेकिन उस समय ये प्लेट रखी थी मेरे सामने, अब वो हाथ प्लेट में अपना काम कर रहा था, जैसे बताते रहते हैं कई बार सावधान होते हैं, वो थाली में रखा वो हाथ अपना काम कर रहा था, वो मूव कर रहा था। थाली बाहर आ रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने थाली में हाथ मारा, वो थाली पूरी मेरे ऊपर आ गई। जब वो बात समाप्त हुई, मैंने कहा खाना खाता हूँ। सामने बात करते करते थाली में हाथ मारा, खाना होता, क्योंकि वो बाहर आई हुई थी। मुझे तुरंत ध्यान में आया, हमने कहा देखो एक दूसरा उदाहरण इसी बात का सामने आ गया है कि जिस देश में इतने बड़े आविष्कार कर दिए हों, क्या वो डाइनिंग टेबल नहीं बना सकते थे? क्या 4 डंडे लगाकर 2 तख्ते तो लगाना था? जमीन पर खाना खाने की पद्धति, इसमें करना कुछ नहीं है, लेकिन विज्ञान तो नहीं। अगर आप सोचेंगे, अगर सेब के गिरने से आप विज्ञान निकाल सकते हैं, तो आप जमीन पर बैठकर खाना खाने से विज्ञान क्यों नहीं निकाल सकते थे? ये निकालने तो है। तो जमीन पर बैठकर खाना खाने वाला व्यक्ति का कभी थाली उसके ऊपर नहीं आई होगी, उसका खाना नहीं आया होगा, और डाइनिंग टेबल पर बैठ करके जब भी आप खाना खाएंगे, असावधान होंगे, तो वो थाली आपके ऊपर आएगी आएगी। अगर विज्ञान के विषय में सोचना है तो, जीवन के विषय में सोचना है तो, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो अगर हम ध्यान करेंगे तो यहां से विज्ञान। मैं दिल्ली की बात बताता हूँ।
मैं दिल्ली में बैठा किसी को मिलने गया, तो उनके यहाँ वो एक प्रोग्राम आता था, अमिताभ बच्चन जी जो बहुत प्रचलित कार्यक्रम है, कौन बनेगा करोड़पति, वो चल रहा था, परिवार के लोग देख रहे थे, मैं भी जाके बैठ गया क्योंकि उस बीच में तो टोकना नहीं था। तो जो अमिताभ बच्चन जी सामने वाले से प्रश्न कर रहे थे, बहुत सारे प्रश्न उन्होंने किए। उन्होंने एक प्रश्न किया, ये बताओ कि महाभारत में सब्यसाची किसका नाम था? मुझे ध्यान में आ रहा है, कोई वो काफी पैसे 30-40 लाख रुपए जीत चुका था। तब उसके सामने एक प्रश्न आया, और प्रश्न आने के बाद उसने अपनी सारी जितनी उसके पास लाइफ लाइन थी वो भी प्रयोग कर लिया उसने, और अंत में वो तो उसने कहा कि मुझे माइथोलॉजी का ज्ञान नहीं, माइथोलॉजी का नॉलेज। हमने जैसे बताया, मैं तो कानपुर का रहने वाला, उत्तर प्रदेश का, मुझे बहुत ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन इतनी आती है कि मैं समझ लूं कि मुझे कोई गाली दे रहा है। तो वो जब माइथोलॉजी उन्होंने शब्द प्रयोग किया, तो उन्होंने कहा महाभारत में माइथोलॉजी कहां से आ रही है? जहां तक मुझे ध्यान में है, माइथोलॉजी या तो आपकी कल्पना होती है या तो झूठ होता है, दो ही शब्द प्रयोग में आते होंगे। तो कोई तीसरा हो तो और बता देंगे, तो हम इस बात को नहीं दोहराएंगे कभी भी। तो मतलब महाभारत को लेकर के दुनिया में अभी तक किसी ने ये दावा नहीं किया कि महाभारत नहीं हुआ। महाभारत के पात्र झूठे हैं, महाभारत का साहित्य झूठा है, महाभारत के लिए जो कहा गया है वो झूठा है। जब ये कहा नहीं गया तो आम प्रचलन में हमारे यहाँ ये मिथ कैसे आ गया, ये माइथोलॉजी कैसे हो गया? इस शब्द ने मुझे भारतीय धरोहर का काम करने के लिए प्रेरित किया। ये विषय लोगों के पास जाए कि भारत में जो आत्मविज्ञान है, आत्मज्ञान है, हम अगर हमारे राम को, हमारे कृष्ण को, हमारे इष्ट को कोई कुछ कह दे तो हम लक्ष्य लेकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन जब अंग्रेजी में हम शब्द बोलना शुरू करेंगे तो उसको भी माइथोलॉजी कहने में चूकेंगे नहीं, उसको भी माइथोलॉजी बोलेंगे। जब माइथोलॉजी बोल रहे होते हैं तो हमें ये ध्यान में नहीं आ रहा होता है कि हम बोल क्या रहे हैं, तो कहाँ माइथोलॉजी का प्रयोग करना और कहाँ नहीं करना, एक विशेष एक चिंतन ये करने की बड़ी आवश्यकता है। अब गीता, आप न्यायालय में खड़े होकर के आप शपथ किसकी लेते हैं? गीता की लेते हैं। सच बोलेंगे, गीता पे हाथ रखकर सच बोलेंगे, ये शपथ हम न्यायालय के बीच में खड़े होकर लेते हैं। और गीता कहां से आई? महाभारत से आई, भगवान कृष्ण ने नाम, और उसी महाभारत को हम मिथ बोलते हैं। तो क्या हम कोर्ट में खड़े होकर के गीता के ऊपर हाथ रख करके झूठ की कसम खा रहे हैं क्या? अगर गीता सच नहीं है तो कसम किसकी खा रहे हैं? मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमें अपने भारत के विज्ञान की तरफ देखने की दृष्टि बदलनी पड़ेगी। इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम विज्ञान के ही छात्र हों, वो बैटरी बनाने वाले हों या गुरुत्वाकर्षण का खोज करने वाले हों। क्या उन्होंने विज्ञान की कोई कक्षा ली थी क्या? और ये सोचने से पहले हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि भास्कराचार्य को हमने पढ़ा है क्या, हमने वराहमिहिर को पढ़ा है क्या, हमने आर्यभट्ट को पढ़ा है क्या, हमने सुश्रुत को पढ़ा है क्या, हमने चरक को पढ़ा है क्या, हमने वाग्भट्ट को पढ़ा है क्या? अगर हमने इनको नहीं पढ़ा तो एक मत से मन में ये बनाना कि भारत में विज्ञान का बहुत बड़ा उद्भव नहीं रहा, मुझे लगता है ये भारत के साथ ये परंपरा शुरू करनी पड़ेगी। आर्य के विषय में अगर हम जब प्रारंभ करेंगे सोचना तो आपको ध्यान में आएगा कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत बड़ा उद्भव का काम हुआ है। दृष्टि में अंतर है, सोच में अंतर है, पश्चिम के विज्ञान और भारत के विज्ञान की सोच में अंतर है। सोच में क्या अंतर है? उनकी सोच उपभोक्तावादी है, भारत की सोच एक तरीके से बहुत ही संवेदनशील सामाजिक है। अभी एक भारत के बाहर बहुत बड़ा महा आविष्कार हुआ था, ध्यान में होगा, दुनिया भर के सैकड़ों वैज्ञानिक वो गए थे और जमीन के नीचे एक आविष्कार किया था और अरबों रुपए उसमें खर्च हुए थे
और उसका उद्देश्य क्या था? ईश्वर कर्ण ढूंढना, ईश्वर कर्ण, उसी के लिए खोज थी। तो भारत में जो ऋषिकेश के ऊपर कंदराओं में बैठ करके सैकड़ों साल से जो ऋषि मुनि कर रहे हैं, वो क्या खोज रहे हैं? वो भी तो ही खोज रहे हैं, लेकिन वो जो खोज आएगी उसका मूल्य होगा, कुछ भी उसका बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं, हमारे जीवन को उत्कर्ष बनाने के लिए कुछ अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, उसके कुछ अच्छा उत्पादन हो सकता है। भाई ये मोबाइल आज हम प्रयोग कर रहे हैं, ये तो प्राचीन भारत में नहीं थी। एलोपैथी तो प्राचीन भारत में नहीं थी। एलोपैथी से लाखों लाख लोग रोज बचाए जाते हैं, तो वो तो भारत में नहीं थी। लेकिन जो कुछ भी होगा उसका एक मूल्य होगा, और इसी कारण से देश में लगभग 6 करोड़ लोग आज अमीर हैं, लेकिन साल भर बाद वो गरीब हो जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी महंगी चिकित्सा जब कराते कराते आज उनके पास 10 लाख रुपए हैं, अगले साल वो 10 लाख रुपए कर्जे में हो जाएंगे। लेकिन अगर जो भारत की पद्धतियां हैं, जो भारत की चिकित्सा की सोच है, उस पर आप चलते हैं तो ये सब देंगे, क्योंकि सोच में अंतर है। आपको अगर मच्छर लगते हैं, गुड नाइट लाना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, लेकिन भारत की सोच में वही आप नीम की पत्ती और लौ पे रख करके घर में घुमाते हैं, तो मच्छर तो उससे ही भागता है और मच्छर उससे ही भागता है। आपकी जेब में पैसा है तो आज के अनुसंधान का आप लाभ उठा सकते हैं, आपकी जेब में अगर पैसा नहीं है तो उसका लाभ आप नहीं उठा सकते हैं। सबके लिए कौन सा विज्ञान ऐसा है जो आपका मित्र है? तो आपको भारत का जो प्राचीन भारत का विज्ञान है, जो भारत में जो उद्भव हुआ है, वो आपके मित्र के रूप में काम करेगा, बशर्ते कि उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आप सभी लोग इस दिशा में काम करते हैं, इस दिशा में और सोच करके निरपेक्ष भाव से उसमें जैसे मैंने पहले कहा, मैं विश्व हिंदू परिषद की बात नहीं करूंगा, अगर करूंगा तो मैं निरपेक्ष नहीं रहूंगा, लेकिन मैं भारतीय ज्ञान विज्ञान की बात कर रहा हूं तो बिल्कुल निरपेक्ष भाव से बात कर रहा हूं कि निरपेक्ष भाव से इस प्रकार का चिंतन शुरू हो, और हमारे अंदर बहुत क्षमता है, बहुत आविष्कारक सोच है हमारे विद्वता पर कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर इस पर काम किया जाएगा तो देश जहां है उससे कई कदम आगे खड़ा होगा, और उसमें हम सबका एक सहभागी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आदरणीय। इतना सुंदर पाठ्य प्राप्त हुआ और बिल्कुल व्यवहारिक जीवन से जोड़ करके वक्तव्य देना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि कठिन को सरल बनाना ही सबसे कठिन संसार है। क्या सुंदर उदाहरण हम लोगों ने आज सुना, आपकी प्रज्ञा को प्रणाम करता हूँ। और क्योंकि भारतीय तो चम्मच से आपने प्रारंभ करके बता दिया कि विज्ञान का कारण क्या हो सकता है, क्योंकि भारत में 4 जगह से चेक होने के बाद ही भोजन भीतर जाने की परंपरा रही। यही हम लोगों ने भी अपने ग्रंथों में देखा पढ़ा और परंपरा ने बताया था। आंख पहले रूप का ग्रहण करती है कि भोजन कैसा है, और नाक पहले सूंघ लेती है कि दुर्गंध युक्त तो नहीं है, जिह्वा चख लेती है कि वह स्वादहीन तो नहीं है, और त्वचा देख लेती है कि जलने लायक है कि नहीं है, तब वह मुंह में डालता ही है, इसके पहले डाल ही नहीं सकता। इसलिए कई जगह से चेक होने के बाद ही भीतर जाने की प्रक्रिया जो रही वही भारतीय प्रक्रिया थी। बहुत बहुत आभार आदरणीय। अब अगली कड़ी में हम अपने मुख्य वक्ता के रूप में आज अतिथि के रूप में उपस्थित श्री प्रवीण शर्मा जी से आग्रह करते हैं कि आप अपने वक्तव्य से हमें अवगत करने की कृपा। माननीय कुलपति शंकर तिवारी, वैद्य स्वाति त्यागी, आचार्य संतोष जी एवं सभागार में उपस्थित आप सभी विद्यार्थियों को प्रणाम करते हुए, और जहाँ तिवारी जी ने अपने वक्तव्य को विश्राम दिया उससे थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बात को कहता हूँ। लगभग 12 वर्ष पहले या 13 वर्ष पहले हम लोगों ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया और विषय था भोजन से भेषज। भोजन ही इस प्रकार करें
कि वह औषधि बन जाए और बीमार होने की संभावना कम हो जाए। उसमें जो आचार्यगण वक्ता के रूप में उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि हमें अपनी दिनचर्या को जो शास्त्रोक्त है, जो आचार्य बताते हैं, वैद्य बताते हैं, वैसा बनाना चाहिए और अपनी दिनचर्या में ऋतुचर्या का समावेश करना चाहिए, रोगचर्या का समावेश करना चाहिए। यानी अगर ऋतु ठंड की है तो ठंड का आहार जो हम देते हैं तो 30 वर्ष तक ये सलाद में खीरा तो हम आज खा रहे हैं, अब से 30 साल पहले तो सलाद में खीरा गर्मियों में खाते थे, तरबूज गर्मियों में खाते थे। आजकल तो ये स्टेटस सिंबल है खीरा खाना और तरबूज खाना, तो भी दिसंबर और जनवरी में खाना और आइसक्रीम खाना, और सर्दियों में भिंडी खाना, गर्मियों में गोभी खाना, मूंगफली खाना। तो उन्होंने कहा कि भाई ये ऋतुचर्या है, तो ऋतुचर्या का हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि रोगचर्या, तो रोगचर्या का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि व्यायाम करें, और वैद्य अगर कहते हैं कि मीठा कम लेना, कम लें, तनाव कम लें, क्योंकि डायबिटीज का एक बड़ा कारण तनाव भी है, तो रोगचर्या का पालन करना है। फिर तीसरा जो विषय रखा जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी, वो थी कि प्रकृति चर्या का पालन करना। और उन्होंने बताया कि हर मनुष्य की एक प्रकृति होती है और उस प्रकृति के अनुसार उसको अपनी दिनचर्या में चीजों को शामिल करना चाहिए। खानपान और रहन सहन, उसमें हमारा प्रकृति का भी रोल है। तो उसके पहले मैं ये मानता था कि प्रकृति यानी पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, सागर, शुद्ध वायु, शुद्ध जल वगैरह वगैरह, वही प्रकृति है। लेकिन हर मनुष्य की एक प्रकृति होती है। तो सोचते थे कि हाँ, हर मनुष्य का एक स्वभाव होता है, कोई गुस्सा होता है, कोई शांत होता है। तो ऐसा कुछ थोड़ा मोटा मोटा अंदाज था। लेकिन आयुर्वेद में जो प्रकृति शब्द है वो थोड़ा विशद है, और वो प्रकृति हमको मालूम होनी चाहिए। आयुर्वेद का आधार त्रिदोष सिद्धांत है, वात पित्त कफ है, और वात पित्त का आधार पंच महाभूत है। पूरी सृष्टि 5 महाभूतों से बनी है, और हमारे शरीर में भी वो 5 महाभूत हैं, लेकिन वो उनका नाम है वात पित्त और कफ। यानी जो आकाश तत्व है और वायु तत्व है उसका योग वात है, और जो पृथ्वी तत्व और जल तत्व है उसका योग कफ है, और जो जल तत्व है और अग्नि तत्व है उसका योग पित्त। तो ये इस रूप में हमारे शरीर में ये 5 महाभूत रहते हैं, और ये त्रिदोष सिद्धांत है, और इसका मैनिफेस्टेशन होता है। वात पित्त कफ, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, और कोई अनुभवी वैद्य जिसको इसका अभ्यास हो और बहुत अभ्यास हो, वही आपको बता सकते हैं कि आपकी प्रकृति क्या है। तो मैंने सोचा कि मैं मालूम करूं कि मेरी प्रकृति क्या है, तो मुझे अपनी प्रकृति नहीं पता थी। तो मेरे 2 ऑब्जर्वेशन उस समय हुए जिनसे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। वो ये कि शायद 1000 में एक व्यक्ति को भी अगर अपनी प्रकृति का पता हो तो बड़ी बात है। दूसरी बात, अगर देश में 5 लाख वैद्य हैं तो उनको प्रकृति की जानकारी है, प्रकृति सिद्धांत की जानकारी है, लेकिन प्रकृति परीक्षण कर रहे हो तो 5 लाख में 5 वैद्य भी नहीं है जो प्रकृति परीक्षण कर रहे हैं। ये विशेष
ऑब्जर्वेशन था। और ये इसलिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, थोड़ा उसको व्यापक संदर्भ में देख लीजिएगा कि अब से 100 साल पहले हम जहाँ जन्म लेते थे वहीं हमारी जीवन लीला पूरी हो जाती थी। 100-125 साल पहले संयुक्त परिवार होते थे। एक बालक जब जन्म लेता था तो कई आईज रहती थी जो उसका ऑब्जर्वेशन करती थी। दादी होती थी, ताई होती थी, चाची होती थी, बुआ होती थी। वो जान रही होती थी कि उस बालक को क्या अनुकूल होता है और क्या प्रतिकूल होता है। दूसरी चीज ये है कि पारिवारिक व्यवसाय होते थे, तो पारिवारिक व्यवसायों में एक बेटा खरीदारी करेगा तो एक बेटा खेती करेगा और एक बेटा जाके जो जिसे आप पब्लिक रिलेशन वर्क है वो करेगा कि शादी ब्याह में जाना, मंदिर में जाना, ये काम ये करेगा। तो पिता जो परिवार का मुखिया है वो जानता था कि किससे क्या कराना है। तो कोई हाई एंड फायर फॉर्मूला नहीं होता कि भाई ये हमको पसंद नहीं आया आदमी और इसको निकाल बाहर कर। परिवार था उसमें से निकाला नहीं जाता। तो सबको सबके विषय में पता होता था कि स्वभाव किसका क्या है, उसको उसके हिसाब से काम देना है। प्रकृति के अनुसार जीवन था तो भिंडी के मौसम में भिंडी थी और गोभी के मौसम में गोभी था, और आपको वही उपलब्ध था और बहुत ज्यादा यातायात की सुविधा नहीं थी, तो जो स्थानीय उत्पाद थे वही आपको उपलब्ध थे और स्थानीय और क्षेत्रीय उत्पाद ही शरीर के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होते। अभी पता लगा कि आप वो चीज खा रहे हैं जो यहाँ से 1000 मील दूर पैदा होती है, या वो चीज खा रहे हैं जो आपसे 6 महीने पहले पैदा हुई थी। तो कैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे और कैसे हम बाहर की दुनिया में जब जाएंगे तो सफल होंगे। परिवार में तो बुजुर्ग निभा लेगा, लेकिन जिस संस्थान में आप कर रहे हैं काम वहां कोई क्यों निभाएगा, वो तो आपको रास्ता दिखा देगा। आज के समय में आपको अगर सफल होना है और स्थिर रहना है और स्वस्थ रहना है, समर्थ बनना है और सम्मानित होना है, तो आपको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आप कैसे हैं, आपको भगवान ने कैसा बनाया है और आपको खुद के साथ कैसा व्यवहार करना है। अगर आप ये जान गए कि आप ऐसे हैं तो आप ये भी जान पाएंगे कि आपको अपने साथ कैसा व्यवहार करना है। और ये बात आयुर्वेद से अधिक बेहतर ढंग से कोई नहीं बता सकता, एक वैद्य से बेहतर ढंग से कोई नहीं बता सकता कि आप साहब ऐसे हैं। और ये काम हम लोगों ने, जैसे मैंने चर्चा की कि लगभग 13 वर्ष पहले भारतीय धरोहर ने इस काम को शुरू किया और बहुत उसके चरण रहे और हर चरण पर हमको लगता था कि इसमें अधूरापन है और हम उसको रोक के अगले चरण पर काम करते थे, उसमें सुधार करते थे। तो लगभग 8 साल पहले हम लोगों ने आयुष मंत्रालय के सहयोग से वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी दीनदयाल उपाध्याय महानगर दिल्ली में, और उस समय CCRS सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस के डायरेक्टर जनरल भी उसमें थे और उन्होंने हमारे इस विषय की सराहना की कि आप इस विषय पर काम करना चाह रहे हैं, और अभी तक इस विषय पर संभवतः कहीं और काम नहीं हो रहा, लेकिन जो टूल आपने बनाया है, हम लोग तो सामाजिक संस्था हैं, हमारे जो संसाधन है वो भी सीमित होते हैं, लेकिन उन सीमित संसाधनों से हम लोगों ने पोर्टल बनाया था और हम लोग उस पर परीक्षण करते थे। तो परीक्षण करने के कुछ दिन बाद हमने उसको रोक दिया था। हम जान गए थे कि यदि हमारा जो काम हम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, ठीक दिशा में नहीं है, तो उसी समय उन्होंने कहा कि आप थोड़ा प्रतीक्षा करें। भारत सरकार एक प्रकृति असेसमेंट पोर्टल आयुष मंत्रालय तैयार कर रहा है
वो तैयार हो जाएगा तो वो अपने आप में बहुत ठीक होगा, और उसमें जो त्रुटि है, जो उसकी संभावना बहुत कम होगी, बहुत एक्यूरेट बनेगा। हम लोग इस तरह की व्यवस्थाएं बना रहे हैं। तो कोई 3-1 साल पहले, 3.5 साल पहले उन्होंने वो पोर्टल बनाया, और वो पोर्टल बनाने के बाद उन्होंने व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना आरंभ किया, क्योंकि हम लोग तो उस पोर्टल की बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। तो हमने उस पोर्टल पर ये प्रकृति परीक्षण और परामर्श आरंभ किया। पिछले लगभग 2 वर्ष से हम प्रकृति परीक्षण कर रहे हैं, और उसमें हम लोगों को बता पाते हैं कि आपकी ये प्रकृति है, और आपको अपने खान पान में और रहन सहन में ये ध्यान रखना चाहिए। जैसे कुछ अच्छी आदतें मैं आपको वर्णन कर देता हूँ। जैसे सुबह नींबू शहद लेना, सुबह स्प्राउट लेना, भोजन में सलाद का उपयोग करना, और 2 बार भोजन करना, सुबह ब्रिस्क वॉक करना, आसन करना, प्राणायाम करना, ये सब अच्छी आदतें हैं। और घी और मीठे का और नमक का सेवन कम करने के भी अच्छी आदत मानी जाती रही है पिछले कुछ सालों में। तो आप जब हमारे यहाँ आएंगे और प्रकृति परीक्षण कराएंगे, तो आप जान पाएंगे कि इसमें से शायद आधी से ज्यादा बातें हमारे लिए ठीक नहीं। हो सकता है हम 1 घंटे जैसे वक्त कर रहे हो, और वैद्य हमारे यहाँ आपको बताए कि नहीं, आपको 20 मिनट सामान्य चाल से चल लिया करिए, वो आपके लिए बहुत है। या हम आपको बताएं कि आप तो सलाद पर हल्का ही हाथ रखिए, आप सलाद ज्यादा मत सेवन करिए। या हम आपको बता दें कि नहीं, आपको तो घी खाना बहुत जरूरी है। तो ये हम काम करते हैं। इसमें 2 बात तो कम से कम आना ही पड़ता है एक व्यक्ति को। एक बार में प्रकृति असेसमेंट होता है, और एक बार में उसकी रिकमेंडेशन आपको दी जाती है। कम से कम 3 दिन का अंतर रहता है उसमें। सुविधा के अनुसार व्यक्ति देर से भी आ सकता है, जो उनकी उपलब्धता है। तो वो हम लोग ये काम करते हैं, और अब तक करीब 1000 से अधिक लोगों का हम ये प्रकृति परीक्षण और उनको परामर्श दे चुके हैं। तो ये आयुर्वेद के क्षेत्र में ऐसा काम है जो अन्यत्र संभवतः 1 या 2 जगह कहीं हो रहा हो तो हो रहा हो, वरना अभी केवल हमारे यहाँ पर हो रहा है। और ये काम एक सामाजिक संस्था क्यों कर रही है, उसका बहुत स्पष्ट कारण है, वो मैं आपको बता दूं। पूरी दुनिया चाहती है अच्छा स्वास्थ्य, क्योंकि सफलता और सामर्थ्य और सम्मान, इसकी चाह सार्वभौमिक होने के, और सफल होने के लिए, सम्मानित होने के लिए, समर्थ होने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या करना मेरे लिए उपयुक्त है और क्या करना अनुपयुक्त है, ये जानना बहुत जरूरी है। और प्रकृति परामर्श के बाद आप बहुत स्पष्टता के साथ जान पाते हैं कि हमारे लिए क्या करना ठीक है और क्या करना ठीक नहीं। तो अगर इस बात को हम लोगों के गले के नीचे उतार पाए और इसमें सफल हुए, तो लगभग 10 लाख प्रकृति कंसल्टेंट पूरी दुनिया को चाहिए होंगे, जो भारतीय होंगे, जो आयुर्वेद के आचार्य। तो हमारा सम्मान कितना बढ़ेगा। एक आदमी प्लम्बर होकर किसी देश में जाता है, और एक आदमी प्रकृति कंसल्टेंट होकर किसी देश में जाता है, तो सम्मान का कितना बड़ा अंतर होगा, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। तो इस उद्देश्य से भारतीय धरोहर इस काम को कर रही है। वही बात मैं आपके सामने रखना चाहता था। आपने अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आदरणीय प्रकृति परीक्षा
आज हम लोग आपकी बात सुनकर अपने मन में भी बहुत सारे निर्णय कर पा रहे हैं और हम कार्यक्रम की इसी कड़ी में क्रमशः अपने अगली विषय विशेषज्ञ वक्ता डॉक्टर स्वाति जी से आग्रह करते हैं कि आप अपने वक्तव्य से हम अवगत कराने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब। I would like to convey my sincere and humble gratitude towards our Vice Chancellor, sir, Professor Shri Nageshwar Rao, sir, for giving this golden opportunity and wonderful platform amongst the learned holistic audience to inform you about Prakriti Pariksha. I'm really thankful to Praveen sir for giving a very wonderful insight regarding the Prakriti Pariksha, and also very much thankful to Tiwari sir for giving very good, very natural and glorifying examples of his own life. प्रकृति परीक्षण अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो इस प्रकार से समझा सकती हूँ कि ये आपका एक डेली मैनुअल है। आपकी लाइफ कैसे चलेगी, आपका व्यवहार कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसे रहेगा, तो ये एक प्रकार का आपका मैनुअल है, मैनुअल ऑफ योर लाइफ। जिस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कोई गैजेट हम लेकर आते हैं या फिर कोई गाड़ी लेकर आते हैं तो हमें पता है कैसे चलेगी, डीजल से चलेगी या बैटरी की है। इसी प्रकार से आयुर्वेद में जो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं वो करते हैं वात, पित्त और कफ से। उसके कॉम्बिनेशन और उनके दोषों की अवस्था देखकर जिस दोष की डोमिनेंसी रहती है उससे हमें अपना पता चल जाता है कि हमारा सहज भाव का हमारी प्रकृति कैसी है। देह से सहज भाव इति प्रकृति, अर्थात देह की जो सहज भाव है उसका नाम दिया गया है प्रकृति। Everything, whatever we see in normalcy is called प्रकृति, ये प्राकृतिक चीज है और जब उसमें दोष उत्पन्न होते हैं तो विकृति हो जाती है। आयुर्वेद का एक मुख्य हमारा मूलभूत सिद्धांत है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण, आतुरस्य विकार प्रश्न, अर्थात उस व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर अर्थात सिक पर्सन के बीमारी की व्याधियों की हमें चिकित्सा करना। तो ये हमारा एक मूलभूत सिद्धांत है। इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमें प्रकृति का समझना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो कौन सा आहार, कौन सा विहार, कैसी दिनचर्या, किस प्रकार के विचार, किस प्रकार का सराउंडिंग्स हमारे लिए बेनिफिशियल है, ये हम तभी जान पाएंगे जब हमें अपनी प्रकृति का ज्ञान होगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कुछ हमारे बॉडी के अंदर दोष उत्पन्न होते हैं जिन्हें विकृति कहा जाता है, व्याधि कहा जाता है, रोग कहा जाता है, तो उसका ज्ञान भी हम तभी जान पाएंगे जब विकृति प्रकृति का ज्ञान होगा। आयुर्वेद की एक खास बात यह है कि इसमें जब हम चिकित्सा करते हैं, अनलाइक एलोपैथी डॉक्टर्स की एक डोलो दिया या एक बैंडेज दिया और वो हर एक के ऊपर फिट बैठती है, ऐसा नहीं होता। When any person comes to us for treatment of any disease, we try to understand that person through his very own प्रकृति कि ईश्वर ने उसको कैसे बनाया है, कौन सी औषधि शीत गुण प्रधान है और कौन सी औषधि उष्ण गुण प्रधान है। एक ही रोग को चिकित्सा करने के लिए आयुर्वेद में अनेक ड्रग्स हमारे पास, औषधियां हमारे पास अवेलेबल रहती हैं, लेकिन जब हम चिकित्सा करते हैं तो उनके प्रकृति विशेष व्यक्ति के अनुसार, व्यक्ति विशेष की प्रकृति अनुसार हम चिकित्सा देते हैं। इसमें हम लोग शोधन और संशोधन कर्म भी करते हैं। मान लीजिए किसी को वात प्रधान दोष है या वात प्रकृति पेशेंट हमारे पास आता है तो उसमें हम बताते हैं बस्ती चिकित्सा, अर्थात ये जो चिकित्सा दी जाती है ये थ्रू कुछ मेडिसिन दी जाती है जिसमें हम लोग वात दोषों को बैलेंस कर सकते हैं। अगर पित्त प्रकृति का पेशेंट हमारे पास आता है तो उसकी चिकित्सा भिन्न हो जाती है। इसी प्रकार से जब कफ प्रधान प्रकृति का पेशेंट हमारे पास आता है तो उसकी चिकित्सा भिन्न हो जाती है। तो रही बात ये समझने की कि प्रकृति का जानना न केवल एक डॉक्टर के लिए जरूरी है बल्कि एक व्यक्ति विशेष के लिए भी जरूरी है। जब आप प्रकृति के लिए अपना दिनचर्या, अपनी दैनिकचर्या का पालन करते हैं तो आप अपनी आयु को, अपने स्वास्थ्य को निरोग रख सकते हैं। बहुत सारी बहनें हमारे पास बैठी हैं तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी कि
कि युवा अवस्था में अक्सर हम लोगों को पिंपल्स निकलते हैं या हम लोगों को एक्नेस निकलते हैं या जो हेयर फॉल है वो बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम रहती है। इट इज सिंपली बिकॉज कि उस अवस्था में पित्त गुण की प्रधानता है। जो व्यक्ति उस टाइम पे प्राकृतिक रूप से पित्त प्रकृति का व्यक्ति है और उसका खान पान भी पित्त की तरफ दिखाई देता है, तो बहुत संभव है कि उसको इस प्रकार के दोषों से या इस प्रकार की प्रॉब्लम से हमारे पास कंप्लेंट लेकर आएंगी वो महिलाएं कि मेरे को थिकनेस है या हेयर फॉल है या हमारे को हाइपर एसिडिटी होता है या हमारे को हाइपर टेंशन। तो अकॉर्डिंग टू द प्रकृति हमारे पास सौम्य स्वभाव की जो मेडिसिन है हम वो उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से मैंने शुरुआत में कहा कि दिस इज अ मैनुअल ऑफ योर डे टू डे लाइफ कि आपको अपने जीवन की गाड़ी किस प्रकार चलानी है, किस प्रकार से उसकी माइलेज को इंक्रीज करना है। दिस इज कंप्लीटली इन योर हैंड्स। ईश्वर पे हम लोग कितना छोड़ सकते हैं, बट वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन हेल्थ। और मेन चीज ये है कि लाइफस्टाइल चेंजेस से और अपनी डाइट चेंजेस से, अपने आहार विहार से ही हम स्वस्थ और निरोगी रह सकते हैं। मेंटेनिंग गुड हेल्थ इज कॉस्टलेस बट ट्रीटिंग for good health is very expensive. We should understand this and we should look forward to understand our nature, our prakriti, and this is how हमारा जो सेंटर है CCRAS approved है, that means Center Council of Research in Ayurveda Sciences, और यहाँ पे आपको 100% accurate आपकी प्रकृति का एनालिसिस होता है। We have some question here जो कि हम आपसे पूछते हैं, के अकॉर्डिंगली फिर आपकी डाइट चार्ट बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको कौन सा प्राणायाम, कौन सा व्यायाम करना चाहिए, किस प्रकार की खान पीना आपको आपके लिए हितकर रहेगा, कौन सी चीजें आपके लिए अहितकर रहेंगी। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बता देती हूँ। प्रवीण सर ने अभी बताया कि वॉकिंग इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड, ईटिंग स्प्राउट्स इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड, बट माय डियर फ्रेंड्स इट इज नॉट गुड फॉर वातज प्रकृति पीपल। क्वेश्चन क्यों? क्योंकि वात प्रकृति जो है वो ऑलरेडी वात गुण से की उसमें बहुत प्रमुखता है। तो जो रुष्टता प्रधान हमारे पास स्प्राउट्स हैं, या वॉकिंग करने से, प्रोलॉन्ग वॉकिंग करने से, 3 घंटे वॉकिंग करने से, रात्रि जागरण करने से वात गुण का, वात दोष की अधिकता हो जाती है, जिसके चलते हुए वातर प्रकृति को हम ये सब डाइट देने के लिए मना करते हैं। तो दिस वाज अ स्मॉल एंड वेरी शॉर्ट एग्जांपल to make you understand that each and everything is not good। जो हम लोग सुनते हैं, जब तक हम अपनी प्रकृति को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे तो ब्लाइंड फॉलोअर्स नहीं बन सकते। अगर आयुर्वेदा is something which is 5000 years old Veda, I should not call it as a science, क्योंकि साइंस सिर्फ वही बताता है जो उसने प्रूव किया है। आयुर्वेदा is beyond our understanding, क्योंकि उसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं जो कि हम लोग हमारी समझ से भी बियॉन्ड है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि प्रकृति इज समथिंग व्हिच इज नोन एज अनचेंजेबल। अनचेंजेबल क्यों? क्योंकि ये शुक्र और शनि जब गर्भ में संयोग करते हैं, टाइम ऑफ कंसेप्शन ही हमारी प्रकृति बन जाती है, अर्थात हमारा सहज भाव बन जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब ये चेंजेबल ही नहीं है तो हम इसको जानने से क्या फायदा। नाउ द क्वेश्चन इज लाइक एज सिंपल एज दैट यू नो योर जेनेटिक ब्लड ग्रुप, कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। अगर आप जानते हैं और कभी आपको व्याधि होती है और कभी आपको किसी चीज की whenever you need some group blood group, तो आपको पता होता है कि yes this is my blood group और मुझे इसको ठीक करना है या इसको कुछ भी किसी प्रकार से इसका सॉल्यूशन आपको पता रहता है। In the same way your prakriti is unchangeable because it is something which has been into your body at the time of conception. Certainly, it depends upon the diet of a mother, the mental thoughts of both the parents, the father and the mother at the time of conception. So certainly, this can be changed in the initial days before the time of conception. But once the conception has been done, it is not to be altered at all. तो हम अपनी प्रकृति को अपने डाइट से, अपनी डाइट से, अपने नॉर्मल दिनचर्या से इसको हम नॉर्मलसी में रख सकते हैं। और जब नॉर्मल्स में रखेंगे तो डेफिनेटली वी विल बी द हैप्पीएस्ट, मोस्ट हेल्थीएस्ट मोस्ट, एंड दैट इज व्हाट आयुर्वेदा वांट्स अस टू डू। थैंक यू।
you have any query? Then you answer which question you have. आप अली बैठ कर ये मैं हम सभी में से यदि किसी को कोई जिज्ञासा हो तो व्यक्त कर सकते हैं। मैं पर्सनली अपील करता हूँ ठंड के दिनों में बिल्कुल सर, साइनस की प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे रीजंस रह सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोगों की साइनस इज बेसिकली इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनसेस, जिसको हम लोग अपनी आयुर्वेद की भाषा में प्रतिशाय बोलते हैं। साइनस 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन सा साइनस इन्फ्लेम्ड है, क्या कारण है उसका, उसके कारण भी अलग अलग हो सकते हैं। तो आयुर्वेद में इसका बहुत ही अच्छी चिकित्सा दी जाती है, जिसे बोलते हैं नस्य क्रम, जिसमें नवोस के थ्रू हम मेडिसिन देते हैं। डिपेंडिंग रोग कौन सा है, अलग अलग औषधियां दी जाती हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि प्रकृति अनुसार ही हम उसकी चिकित्सा दे सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सहज रूप से और सरल रूप से ठीक होने वाला रोग है। अगर कभी भी कोई आपके नजदीक में कोई आयुर्वेद विशेषज्ञ रहते हैं तो आप डेफिनेटली संपर्क करके ट्रीटमेंट अपना ले सकते हैं। बिल्कुल सर। यस मैम। I just want to know what does Ayurveda say about vegetarianism versus non-vegetarianism? Thank you, ma'am. It's a wonderful question. As you understand, कि Ayurveda has also described many of the vegetarian and non-vegetarian soups. हमारे यहाँ वर्णन किया गया है कपोत का, कपोत अर्थात कबूतर के ब्लड का, एंड इसी प्रकार से अन्य कई सारे प्राणी हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, क्योंकि कपोत काफी इजीली अवेलेबल थे, तो उसकी जो मेडिसिन वगैरह थी वो काफी पैरालिसिस में, मन बुद्धि में इस प्रकार से दी जाती थी। इसी प्रकार से बहुत से हिरन के सूप्स वगैरह वर्णित हैं जो कि बताए गए हैं। लेकिन मेन चीज ये है कि किलिंग द एनिमल्स for the sake of enjoyment is different, whereas taking the animals only for the sake of primary आयुर्वेद मानता है ह्यूमन बीइंग को। अगर हम कभी रोगी हो जाते हैं, रुग्ण हो जाते हैं, तो उस समय आप चिकित्सा के रूप में जो भी अवेलेबल नॉन वेजिटेरियन चीजें हैं उसका सेवन आप कर सकते हैं। प्राचीन काल में मैम, क्योंकि ह्यूमन बींग्स कम थे और एनिमल्स वगैरह ये ज्यादा थे, पशु ज्यादा थे, उस टाइम पे अवेलेबिलिटी ऑफ द चीजें बहुत थी और लोगों को कुकिंग के इतने सारे मेथड्स नहीं आते थे। आई वुड पर्सनली मेक दिस स्टेटमेंट एंड एडवोकेट इट परहैप्स कि हम लोगों को जितना भी सात्विक रहने की हम चेष्टा कर सकते हैं, बीइंग द बॉर्न विद द मनुष्य जन्म, दिस इज द बेस्ट birth we should enjoy and we should cherish, and that is why it is our duty to cultivate within ourselves the maximum amount of sattvic guna. तो वो तभी पॉसिबल होगा जब हम वेजिटेरियन डाइट लेंगे। Certainly during the time of disease, during the time of illness, you are given freedom to enjoy and take the with non-vegetarian things. What is the difference between the approach adopted by Ayurveda, approach adopted by Ayurveda? Thank you, sir. Again, a wonderful question. Ayurveda, as I told you, has a fundamental principle that is a swasthasya swasth rakshanam. Allopathy is never doing that. हम लोग जो चिकित्सा देते हैं स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये पहली चीज है हमारे इस श्लोक में, ये पहला सेंटेंस है। Allopathy is only comes into the action only when the person is having a disease. उससे पहले एलोपैथी का कोई रोल नहीं है। लाइफ में दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये सब चीजें जो बताई गई हैं, प्रकृति परीक्षण, प्रकृति के अनुसार अपना खाना पीना, ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद में ही बताई गई हैं। मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, प्राणायाम हो गया, व्रत का पालन हो गया, अपने नियमों का पालन हो गया, ये सब चीजें जो है सदाचार। इसीलिए आचार रसायन करके भी हमारे पुस्तकों में इसका वर्णन है। सिर्फ रसायन का मतलब ये नहीं कि हम लोग च्यवनप्राश खा रहे हैं या फिर हम लोग किसी प्रकार का अवलेह का सेवन कर रहे हैं, बल्कि आचार रसायन करके भी ये चीजें हमारे पुस्तकों में मेंशन है।
unlike something never mentioned in allopathy. Second thing is that कि हमारी जो medicines हैं वो जैसा कि हम कहते हैं कि अगर किसी अच्छे डॉक्टर से आपने प्रिस्क्राइब करी हैं तो they do not carry any kind of side effects, and finally they have long lasting results, and they are much beneficial than the allopathic. क्या कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं साइंटिफिक बेसिकली बात है और बेसिक प्रॉब्लम, तो क्या कोई साइंटिफिक रिसर्च ऐसी है जो एस्टैब्लिश करती है आपकी पूरा? Yes, sir. Again a very wonderful question. I would say कि सत्व रज और तम, इसको कुछ चीजें हम लोग सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। गुणों की जो परिभाषा दी गई है वो हम गुण जो बताए गए हैं उनको कभी उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, वो सिर्फ प्रभाव से महसूस किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आप पसंद हैं, इसका ये जो गुण है पसंद करने का, वो मैं सिर्फ एक भाव है मेरा, या सॉरी दिस इज समथिंग नॉट वेरी गुड एग्जाम्पल विच आई एम साइटिंग, समथिंग इज नॉट क्लिकिंग माई माइंड, लेकिन मेन चीज है कि गुणों को we cannot scientifically prove. That is a very wrong notion for this. गुणों को सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं सर, उसको हम लोग देख नहीं सकते, उसको हम लोग सात्विक गुणों को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट यू कैन मेक आउट कि ये बच्चा चंचल मन का है तो ये इसके अंदर तामस गुण ज्यादा है, ये व्यक्ति बहुत शांत स्वभाव का है तो इसके अंदर सात्विक गुण है, ये व्यक्ति बहुत कर्मठ है तो ये राजसिक गुण का व्यक्ति है। इसी प्रकार से जो हम क्वेश्चनएयर बनाते हैं अपने प्रकृति परीक्षण में, वहां पे फिजिकल, साइकोलॉजिकल, साइकोफिजिकल, आपकी सभी प्रकार के क्वेश्चनएयर की हम लोग चर्चा करते हैं, विच मेक्स आउट कि अब आपका मानसिक लेवल पे सत्व रज और तम, ये जो 3 गुण बताए हैं, इसमें कौन सा भाव ज्यादा प्रधानता का नजर आ रहा है। धन्यवाद। और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो शीघ्रता करें। बिल्कुल मैम, बिल्कुल ले सकती हैं आप, लेकिन थोड़ा गैप रखना है, क्योंकि जब भी हम कोई मेडिसिन लेते हैं, हमारी मेडिसिन का इस प्रकार से कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन दे आर मेड फ्रॉम द केमिकल्स। हमारी सभी औषधियां जो हैं वो हर्ब से या बनी होती हैं, तो उसमें इतनी ज्यादा कोई केमिकल चीजों का रिएक्शंस नहीं होता, लेकिन फिर भी जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड, जस्ट ट्राई टू मेंटेन अ टाइम गैप ऑफ 1 hour बिटवीन आयुर्वेदिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, एलोपैथिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और परहैप्स द होम्योपैथिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। Thank you all. Thanks for the आप wonderful. सभी के समक्ष बातें बिल्कुल साफ साफ हैं और दो टूक हैं, कहीं कोई अपलाप नहीं है, सब कुछ स्पष्ट है। तो आपने देखा आयुर्वेद और एलोपैथ का अंतर, एक और रोगी बनाकर दवा बनाने के चक्कर में पड़ना और फिर दवा बनाकर कहना कि हम रिसर्च कर लिए, और दूसरी ओर स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा के चक्कर में रहना। दोनों में सैद्धांतिक अंतर कितना बड़ा है, क्योंकि आयुर्वेद का प्रधान प्रयोजन ही स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण है, जो चिकित्सा का प्रयोजन है। जैसे वनस्पत विज्ञान नहीं होता, हमारे यहाँ वृक्ष आयुर्वेद होता है। वृक्ष के आयु की रक्षा हम कैसे करेंगे, वह सूखने न पाए, वह पनपे, वह पुष्प वाला हो, पत्तियों वाला हो, इस प्रकार का भारतीय मूल था हमारा, और अंतर है पर्याप्त। आपने विद्वानों के वक्तव्य से अंतर स्थापित किया। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभार। अब इसी कड़ी में हम आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलपति जी के आशीर्वचन हेतु आपसे आग्रह करते हैं। माननीय कुलपति। आप सभी को प्रणाम। आदरणीय तिवारी जी, आदरणीय प्रवीण जी और डॉक्टर स्वाति जी और आप सभी, हमें जैसी अपेक्षा थी वैसा ही ज्ञान हम सबको मिला है। तिवारी जी को तो हम लोग हमेशा टीवी में देखते रहे और जिस जोश और उत्साह से वो बोलते हैं उससे लोगों में निश्चित रूप से ऊर्जा आ जाती है। और यहाँ पर भी उन्होंने हमें एक रास्ता बता दिया
कि हमारे जो अध्ययनशालाएं हैं, हमारे टीचर्स हैं, तो भारतीय ज्ञान या जो शोध हम लोग कर सकते हैं उस शोध की ओर हम लोग ध्यान दे सकते हैं, भारतीय विज्ञान को बढ़ावा दे सकते हैं। हमें बहुत खुशी भी हो रही है कि हमारे यहाँ जो संस्कृत अध्ययनशाला है लगातार अच्छा काम कर रही है। परंपरागत रूप में प्रायः ये सोचा जाता है कि संस्कृत मतलब एक पीजी एक यूजी चलाइए और आपका जीवन पूरा कल्याण हो। इन लोगों ने उससे आगे बढ़ करके ज्योतिष, उससे आगे बढ़ करके वेद, उससे आगे बढ़ करके कालगणना, उससे आगे बढ़ करके कृषि, वैदिक कृषि, मतलब इत्यादि कई विषयों पर काम करना शुरू किया। और अभी शायद हाल में ही वो हिंदू स्टडीज पर भी काम शुरू कर रहे हैं। छोटा सा विभाग, 5-6 लोग हैं और लगातार उनका दिमाग चलता रहता है कि हम लोग किस प्रकार से भारतीय ज्ञान परंपरा को और समृद्ध कर सकते हैं। नए लोग भी 2 ही साल पहले ही ये आप शुरू हुआ है। ये एक ऐसी बात है जो हमें ये बताती है कि हमारी असीम संभावनाएं हैं, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। और जब एक विभाग ऐसे काम कर सकता है जिसमें भारतीय ज्ञान को हर जगह जोड़ा जा सकता है, जोड़ रहा है। हम लोगों ने एक कालगणना पर कैलेंडर निकाला और उद्देश्य सिर्फ यही था भारतीय कालगणना का कि हमारे 35 लाख छात्र हैं, 38 लाख पूरा छात्र है, 73 लाख का परिवार है, तो हम सब तक पहुंचाएं एक ऐसा कैलेंडर जो भारतीय ज्ञान को भी बढ़ाए और आसानी समझ में भी आ जाए। कठिन संस्कृत में अगर हम कैलेंडर निकालेंगे तो शायद कठिन होता है, पंचांग बनाने में कठिन होता है। हम सरल भाषा में पंचांग बना, भारतीय ज्ञान को समझें। जैसे आज आपने बहुत सरल शब्दों में बता दिया नीम की बात, मच्छर, मुझे भी याद आ गया अपना बचपन। हम लोग बचपन में केवल नीम जला करके ही मच्छरों को भगाते थे और मन में समय ने हमें कैसे बदल दिया हमें पता ही नहीं लगता। और आज बिना ऑल आउट 1 नहीं 2 लगाते हैं, 3 लगाते हैं, फिर भी मच्छर आ जाते हैं। तो हम किस तरह से अपने आप को कमजोर करते चले जा रहे हैं। हमारे पास खुद का बगल में नीम का पेड़, पत्तियां गिरती रहती थी, उन्हीं पत्तियों को जलाना। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो शायद हम लोग भूलते जा रहे हैं, उनको हमें वापस ले आना है, वापस समझना है और उसको हम किस प्रकार से लागू कर सकते हैं इस पर भी चिंतन करना है। तो ये हम लोग की एक दृष्टि इस दिशा में बन सकती है कि हम उस विज्ञान को, हमारी जो सोशल साइंसेज है उसमें हम किस प्रकार से उनको बदल सकते हैं। बेसिक साइंसेज है हमारे पास, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है। हम कहाँ कहाँ इस ज्ञान परंपरा को जोड़ सकते हैं। हमारे पास एक विरासत है। शुरू में ही सर ने एक और बात कही थी, अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया, 5-6 फोटो, 10 फोटो, और उसके बाद कुछ नहीं, फोटो के बाद कुछ नहीं। क्योंकि हमारे पास बहुत चीजें हैं, ऐसी चीजें हैं जो हम आसानी से लोगों को बता सकते हैं। ये सब हमको मालूम है और हमने ही समय समय पर उनको देखा और भूलते चले गए। और ये अभी मैं 15 दिन पहले ही आपके एक कार्यक्रम में आया था और वहां पर इस तरह की बातें जानने वाले बहुत लोग और बता भी रहे थे। वहीं हमने प्रवीण जी को भी सुना और कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां हम लोग बहुत सी चीजें जो भूल रहे हैं, कम से कम अपनी विरासत को न भूलें और हर जगह पर उसको समाहित कर सकते हैं। हम जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो माल्थस से शुरू करते हैं, एडम स्मिथ से शुरू करते हैं, क्योंकि उसके पहले जाते हैं। हमारे हाथ में तो एक बहुत बड़ा अस्त्र है, इस विश्वविद्यालय का एक महत्वपूर्ण अस्त्र है हमारी पाठ्य सामग्री, पूरे विश्व में लोकप्रिय है। चाहे वो IAS कर रहा हो, चाहे BCS कर रहा हो, हमारी पाठ्य सामग्री को पढ़ता है। और इस विश्वविद्यालय का USP जिसको कहते हैं, ब्रांड, केवल पाठ्य सामग्री। और हमारे शिक्षक इस क्षेत्र में महारत हासिल किए। हम इन चीजों को क्यों नहीं आगे बढ़ा सकते? और तर्क हमारे पास है, ज्ञान हमारे पास है, विज्ञान हमारे पास है, उसको हमें लोगों तक पहुंचाना है। और पहुंचाने के हमारे पास अस्त्र भी है। हमारे पास 4 स्वयंप्रभा चैनल है, हमारे पास अपना ज्ञान दर्शन चैनल है, हमारे पास ज्ञानवाणी है, हमारे पास स्वयं का नेशनल कोऑर्डिनेटर, हम अकेले विश्वविद्यालय जिसको स्वयं का नेशनल कोऑर्डिनेटर है, हम अकेले विश्वविद्यालय हैं जिनको स्वयं प्रभा का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया।
उन संसाधनों का उपयोग करके हम उस टीवी के द्वारा सब लोगों को बता सकते हैं क्या हो सकता है। और शायद यही बात मैंने वहां पर भी अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि इस ज्ञान को हमें लोगों तक पहुंचाना है जो हमारे पास है, और उसमें हमें कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी है। जैसे प्रकृति के बारे में आदरणीय शर्मा जी हम लोग बता रहे थे और स्वाति जी बता रही थी, मॉर्निंग वॉक करिए, सबको कहते हैं। मालूम है किसी दिन वो उनको ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक हो गया, हर एक के लिए लागू नहीं होता, यही मैडम कह रही। किसी के लिए जो अच्छा चीज होती है दूसरे के लिए खराब भी हो सकती है। इसलिए हमें अपनी प्रकृति को पहचानना चाहिए, हमें अपने बारे में जानना चाहिए। हम लोग हमेशा प्रयास ये करते हैं दूसरों के बारे में जाने, अपने बारे में जाने बहुत फायदा होगा। अपने स्वभाव, अपने स्वास्थ्य, अपने गुण, जो हमारे पास क्षमताएं हैं उनको पहचानिए, जो हमारे पास बहुत चीजें हैं। और यही बात बार बार ये कह रहे हैं, प्रकृति शायद आपको मदद करेगी। हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं, क्यों कराते हैं? अभी परसों से सुबह चल गए थे 8 बजे, फिर कहाँ जा रहे हैं मैंने पूछा, ठंड में ब्लड टेस्ट कराने। किस लिए ब्लड टेस्ट? अपने बारे में जानने के लिए। ठीक है, अच्छी बात है, अपने प्रकृति के बारे में जान लीजिए। हम कहते बहुत गुस्सा होते हैं, नहीं सब मैंने गुस्सा होना बंद कर दिया। अंधों क्या, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कौशल जी कहीं जिद्दी हैं, जिद्दी है कि नहीं मालूम नहीं, एक बार आप प्रकृति करा लीजिए परीक्षण, और जितना आप ब्लड टेस्ट में खर्चा करती है उससे कम में पैसा प्रकृति परीक्षण हो जाएगा, और आपको हमेशा के लिए जिद्द सब खत्म हो जाएगी, और आप बेहतर ढंग से अपने काम कर पाएंगे। हर एक के लिए अगर हमें अपने बारे में मालूम हो जाए, बहुत चीजें हम कर सकते हैं। मुझे याद है हमारे ख्याल से 1988 रहा होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया में एक टीचर्स के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा था। मुझे हमारे विश्वविद्यालय ने नॉमिनेट किया था। एक ही लेक्चर हमने सुना, बहुत अच्छा, जीवन में उसको लागू कर दिया, बहुत फायदा। हमारी लड़ाई अब कौशल जी से हो ही नहीं सकती, हमारी लड़ाई महापात्रा जी से नहीं हो सकती, तिवारी से नहीं हो सकती, किसी से नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? हम अपने आप को बदल सकते हैं, हम अपने आप को जानते हैं हमें क्या कमियां हैं। अगर हमें कमियां हमारे बारे में मालूम हो जाए तो शायद हम उन कमियों के साथ जीना शुरू करेंगे और अपने आप को बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। और ये तो अपने स्वास्थ्य के बारे में मैडम बता रहे, हमारे स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे। अच्छा, हमें क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे अपनी बात को कहना चाहिए, इसके बारे में बता रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो बहुत से लोग बेमतलब की बात का तनाव पालते हैं, तो तबीयत खराब हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, क्या क्या हो जाता है, और परेशान रहते हैं। जरूरत ही नहीं है आपको। आपके मन को पहचानना, आपके जो मानसिक चिंतन है उसको पहचानना, यही तो प्रकृति की बात कह रहे हैं। और प्रवीण जी ने इतने सरल शब्दों में बताया हमको, उस दिन भी बताया था, आज पुनः हमने सुना ध्यान से, आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना होगा। ये हम सब के लिए कितनी उपयोगी है। इतना पैसा हमारे मेडिकल बिल जब आते हैं बिल, तो मैं बहुत दुखी होता हूँ। बहुत लोग बीमार हैं, बहुत लोग, इतना अच्छा वातावरण हमारे कैंपस में, और बीमार, कैंसर, डायबिटीज, क्या क्या है, और दवाएं 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 खाते रहते हैं। शायद बिना दवाएं खाए भी हम लोग बहुत चीजें कर सकते हैं, और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यही तो बार बार कही जा रही है। आयुर्वेद में बार बार एक हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। 3 तरह के प्रकृति होती है, तीनों बता दिया। किसके लिए क्या व्यवहारिक होगा, किसके लिए क्या लाभकारी होगा, वो बता रहा है, हमारे लिए फायदेमंद है। हम अपने बारे में जितना फायदेमंद चीजें समझ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, कभी कोई दिक्कत नहीं है। और यही बात मैंने बहुत सरल शब्दों में बताई थी, आपके प्रश्नों का भी समाधान किया। लेकिन प्रश्न तो अनंत आते रहते हैं, और मुझे तो वो सत्र याद है कि वो बड़ी मुश्किल से वो डॉक्टर साहब को वहां से भागना पड़ा, इतने प्रश्न थे लोगों के पास कि मैं तो सुबह घूमने जाता हूँ फिर भी बीमार पड़ जाता हूँ। हाँ, मतलब ऐसे ऐसे प्रश्न थे। तो जब आपका प्रकृति घूमने के साथ अगर टैली नहीं करेगी तो आप बीमार पड़ेंगे, यही तो बता रहे हैं। आप देखिए कई लोग घर में, मुझे एक मशीन होती है जिससे लोग चलते हैं, बाहर नहीं निकलते, बहुत चलाते रहते हैं, तो किसी दिन मालूम है तो बिना समझे
फिल्म क्यों चला रहे और कितने मशीन आती 25,000 कितने बहुत ज्यादा किया बहुत ज्यादा की आती। पहले पूछ लीजिए आपको मशीन चलाने के लिए चलानी है, गलत मशीन गलत जगह पर गलत लोग चलाएंगे तो निश्चित रूप से तकलीफ आएगी। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही था कि हम आप जैसे विद्वानों का, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा चैनल है जो पूरे देश में नहीं विश्व में पहुंच रहा है, और भारत सरकार ने शायद बहुत सोच समझ करके हमारे विद्वानों को, हमारे शिक्षकों को, उनके ज्ञान और उनके उस अनुभव को ध्यान में रखते हुए शायद इतने चैनल्स दिए हैं, किसी और विश्वविद्यालय को नहीं दिया। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, और शायद यही बात है कि हम हमारी पहुंच बहुत है। हम सर लोगों से भी निवेदन करें कि हमें 3, 4, 5 ऐसे लेक्चर जो पूरे जनमानस के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि वो जो प्रोग्राम है स्वयं प्रभा चैनल का, अगर 40 मिनट का लेक्चर है तो 5 बार 4 बार रिपीट होता है, सेम टेलीकास्ट। इवन ज्ञान दर्शन में भी हमारे टेलीकास्ट होते रहते हैं, और उसको बाद में यूट्यूब में भी डालते हैं, जिसको बाद में और लोग भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि आज समय आ गया है कि हम अपनी बात को, अपनी उपलब्धियों को, अपनी परंपराओं को लोगों को बताएं, लोग जाने। जैसे आज इन्होंने एक बहुत बड़ी बात, बहुत छोटी लग रही हो आप लोगों को, मच्छर वाली बात बता दी, और मैं सोच रहा हूँ छोटेपन में तो हम नीम ही जलाते हैं। कभी ये कार्ड ये जो जितने आते हैं सब देखा ही नहीं हमने, क्या कहलाते हैं, ऑल आउट और काल आउट, तो ये सब इसके नाम बदलते रहे। अब तो ऑल आउट आने से पहले कुछ और आता था, तो हाँ टिक्की आती थी, कछुआ छाप आती थी, तो ये सब अच्छा इसके लिए पैसे भी खर्च करते हैं। तो मतलब ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिस पर हम लोग ध्यान दे सकते हैं। एक और बात इन्होंने बताई, ये मेज की बात, जमीन पे बैठे खाने में क्या दिक्कत है? मेरे पास मैं भी घर पे जमीन पे बैठ खाता हूँ, ठीक है, क्या बुरा है, क्या दिक्कत है? कम से कम किसी को, हमारे पास अगर मेज न भी हो तो भी चल जाता है। हमारी मेज पे किताबें भरी रहती है, लेकिन जमीन पे बैठ खाने में कोई दिक्कत नहीं, और मेरा पैर ठीक ठाक है। अभी आप कभी जमीन बैठेंगे बैठ जाऊंगा, तो ये आपको अपने स्वास्थ्य को आप खुद बिगाड़ रहे हैं। ऐसी बहुत छोटी छोटी बातें अगर आप किसी की पिकअप करेंगे तो आपको बहुत सी चीज समझ में आ जाएगी। और केवल हम आपको यहाँ पर आमंत्रित इसलिए किए हुए हैं, ये भाषण के लिए कार्य नहीं, केवल हमारे द्वारा जो हमारे पास संस्थान है उनके द्वारा हम चाहते हैं कि लोगों तक आपकी बात पहुंचे, क्योंकि बहुत छोटा सा ग्रुप है। इस छोटे से ग्रुप में कुछ लोगों के पास, जैसे हमारे पास जेना जी बैठे हुए हैं, ये हेल्थ साइंस के प्रोफेसर है, हाँ, और ये इनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना में भी इन्होंने बहुत हम लोग मदद किया था, और बार बार हम लोग को ये कहा था मेंटल स्ट्रेंथ देते रहिए, डिप्रेशन ना आए। तो ऐसी बहुत सी ऐसी चीजें इसमें आयुर्वेद में हम लोग डिप्रेशन के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग के मन में बहुत शक्ति रहती है, ऊर्जा रहती है। और यहाँ पर भी इस विश्वविद्यालय में कई टीचर, कई कर्मचारी उस कोविड के दौरान भी आते थे और काफी काम किया है। जितना काम हम लोग का रिकॉर्डेड है उस दौरान, वो शायद किसी और विश्वविद्यालय का नहीं। तो ये जो शक्ति हमारे पास है, उस शक्ति को हम बाहर प्रदर्शित करें, लोगों तक पहुंचाएं, और ये हम आसानी से पहुंचा सकते हैं। इसलिए आपके लिए ये विश्वविद्यालय आपका, हम लोग सब आपके हैं। हम लोग जो छोटी छोटी बातें आप बता रहे हो, शायद हम उसको कोशिश करेंगे सीखने की। और हमने इसीलिए कौशल जी को चुना हुआ है कि वैसे तो आप शायद बड़ी मुश्किल से पकड़ पाते हैं, लेकिन कौशल जी लगता है रोज आपको फोन कर करके आपको जल्दी बुला लिया होगा। तो ये लोगों को जिद्दी जैसे होती है ना, वैसे जिद्दी भी है किसी को बुलाने में भी, लेकिन इनको आप काम भी सौंप दीजिएगा, ये काम भी करेंगे और इनकी पूरी टीम काम करेगी। हमारे विश्वविद्यालय के सारे साथी काम करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग इस अभियान में आपके साथ हैं, और हम चाहते हैं कि हम आपसे ज्ञान प्राप्त करें और उस ज्ञान को पूरे देश में फैलाने का प्रयास करें। इसीलिए मैंने कहा कि हमारे पास जो चैनल्स हैं उनका बेहतर ढंग से उपयोग हो, और भारत सरकार अभी 4 के बजाय और चैनल सबको दे रही है, और शायद उनको इस बात से खुशी भी हो रही है कि हम लोग शायद उन चैनल्स का बेहतर ढंग से प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारी रीच, हमने अभी इस दौरान इन्हीं चैनल्स के माध्यम से, छोटे छोटे प्रयोगों के माध्यम से अपने एल्यूमिनिस को ढूंढना शुरू कर दिया। पूरा छात्र, हमारे पास 38 लाख है, हमने 60,000 लोगों को जोड़ दिया बातचीत करते करते। तो ऐसे हम लगातार जोड़ते चले जाएंगे, और ये जोड़ गया, एक मैसेज वहां डालेंगे तो 60,000 लोगों को पहुंच जाएगा जिनसे अभी तक हमारा संपर्क नहीं था। एक मैसेज हम डालेंगे तो 35 लाख बच्चों तक पहुंच जाएगा। तो एक अच्छी चीज जो भारतीय ज्ञान परंपरा और हमारे इससे बहुत उपयोगी है हम सबके लिए, इसको हम बता देंगे तो क्या बुरा है।
और इसमें विज्ञान भी है, ज्ञान भी है। और इसीलिए शायद हमारी धरोहर को हम लोग पहचाने, हमारे पास क्या है इसको पहचाने। मैथोलॉजी बहुत अच्छी बात है, मैथोलॉजी अच्छा, झूठा है, झूठ का हमारे पास कोई शास्त्र है, मतलब इस तरह से कह रहे हैं। तो ये झूठ मतलब किस शब्द का प्रयोग हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, शब्द का प्रयोग हम लोग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो छोटी छोटी बातें जो उन्होंने कही, इन सबको हम लोग आपके साथ करें और प्रयास करें कि हम लोग और बेहतर ढंग से कैसे कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि आज 12:30 से चले हुए हैं, केवल आपसे लेक्चर और आप लोगों का समय लिया, पूरा दिन लग गया, अभी 5 बज गया है और अभी इसको 2 घंटे फिर लगेगी जाने में। लेकिन हम विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपके इस आगमन पर निश्चित रूप से कृतज्ञ हैं और आपका प्रेम, स्नेह और जो सम्मान आपने हम सबको दिया है उसके लिए हम सब कृतज्ञ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अब इसी कड़ी में मैं मानव की विद्यापीठ की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर गीता सिन्हा की स्वागत करता हूँ कि अति संक्षिप्त रूप में सभी का धन्यवाद ज्ञापित करने का करीब हो गया, अधिकार हो चुका है। ऐसा जाने में नहीं लग रहा, तो जाने लगेगा, जाने में नहीं लगेगा, अभी नहीं लगेगा, अभी नहीं लगेगा, अब आधे घंटे बाद जाएंगे तब। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर देवेश। आज जिस तरह का आयोजन किया गया, सचमुच हम लोगों को बहुत ही सीखने को मिला, हम लोग बहुत ही लाभान्वित थे। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं सम्माननीय श्री विजय शंकर तिवारी जी। सर, आपने जिस तरह से अपने वक्तव्य के द्वारा इंद्रियों के महत्व के बारे में बताया, जो हमारी ज्ञान परंपरा में सर्वोपरि महत्व रहता है, और जिस तरह से आपने ये बताया कि भारतीय परंपरा और धरोहर को देखने के लिए हमें अपनी दृष्टि बदलने की जरूरत है, और जिस तरह शून्य से लेकर चिकित्सा एवं अन्य क्षेत्रों में भारतीयों का योगदान है, ये सचमुच में है। जब हम लोग विकसित की ओर चलते हैं या फिर अन्य हम अपनी परंपराओं को देखते हैं, धरोहर को देखते हैं, तो कि सचमुच हमारी ज्ञान परंपरा काफी समृद्ध है। सर, मैं अपने सभी परिवार की ओर से आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज के मुख्य वक्ता हैं श्री प्रवीण शर्मा जी। इन्होंने जिस तरह ऋतु चर्चा, रोग चर्चा और प्रकृति चर्चा के साथ चिकित्सा पद्धति के बारे में हमें बताया, और इस तरह उन्होंने बताया कि सबका स्वभाव अलग होता है और परिवार का मुखिया जिस तरह बच्चों के और लोगों के स्वभाव को समझकर उसे कार्यभार सौंपता है, उसी तरह हमारी शारीरिक स्थितियां भी हैं। सर, ये बहुत व्यवहारिकता है हमारे लिए, ये व्यवहारिक ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है हमारे लिए। सर, आपने बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी बातें हमें बताई हैं, इसके लिए पूरे परिवार की ओर से मैं आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर स्वाति तिवारी जी। मैम, आपने जिस तरह वाद का के द्वारा पूरे आयुर्वेद की जो एक परंपरा रही है उसे समझाने का प्रयत्न किया, सफल प्रयत्न किया, और जिस तरह हमारी बहुत सारी जिज्ञासाओं का समाधान किया और आयुर्वेद जो विशेषताएं हैं उनसे लोगों को परिचित कराया, मैम, आपके प्रति हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय कुलपति महोदय, जो हमारे कुलपिता भी हैं, और जहां हम गलती करते हैं सर हमें डांटने से थोड़ा भी परहेज नहीं करते। सर, मैं आपको क्या धन्यवाद, और निरंतर आपसे सीखते हैं, आपके मार्गदर्शन की, आपके आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हैं। आपके बिना तो हमारा कोई कार्यक्रम सफल हो ही नहीं सकता। और सर, जिस तरह आपने विचार आचार और दिमाग में संतुलन रखने का पूरा प्रयत्न किया है, और जिस तरह आपसे हम निरंतर सीखते हैं, प्रेरित होते हैं, सर आपके प्रति मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।
और आज हमारे जो माननीय संघ कुलपति महोदय हैं प्रोफेसर सूर्यकांत सर, जो हमारे अभिभावक की तरह हैं, सम्माननीय डॉक्टर श्रीकांत महापात्र सर, जो हमारे अभिभावक की तरह हैं, प्रोफेसर उमा कांजीलाल मैडम, जिनसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। सर और मैम, मैं आपके प्रति पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। आज प्रोफेसर सुमित्रा कुमेटी मैम और प्रोफेसर डॉक्टर मनरूप सिंह मेरा सर हमारे यहाँ अध्यक्ष नहीं सुमित्रा कुमेटी मैम आप भूलता भी प्रगति का परीक्षा हमारी जो एसओएच की निदेशक है प्रोफेसर कौशल कुमार मैडम, हो गया सब हो गया। क्या उपस्थित है और जितने भी उपस्थित लोग बहुत बहुत आभार व्यक्त तकनीकी विशेषज्ञ के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और यहाँ पर आज जो उपस्थित हैं हमारी अनिता मैडम और जानकी मैडम और जितनी भी है मुन्नी जी, सभी के प्रति मैं बहुत बहुत आभार माननीय अध्यक्ष जी आज्ञा से कार्यक्रम विराम प्राप्त होता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।